हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड आप सभी का स्वागत है डेली करंट अफेयर के सेशन में। शुरू करते हैं पहली न्यूज के साथ, जो कि जुड़ा है इंडियन जेनेटिक मैपिंग के साथ। रिसेंटली क्या हुआ, जीनोम इंडिया ने एक प्रोजेक्ट को पब्लिश किया है, जिसके थ्रू वो भी कब पब्लिश किया है, अप्रैल 2025 में, ताकि ये जेनेटिक्स का नेचर पहचान सके। ये एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें डीएनए सीक्वेंसिंग को एनालाइज किया जाएगा, जीन्स की स्टडी की जाएगी और किस तरीके से पॉपुलेशन में जो वेरिएशंस आ रहे हैं, उनकी वो स्टडी करेगा। साथ ही जेनेटिक डाइवर्सिटी, उनमें होने वाले डिजीजेस, इन सारी चीजों को ये स्टडी करने वाला है। तो यही है ओवरऑल इंडियन जेनेटिक मैपिंग। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि इंडियन जेनेटिक मैपिंग क्या है, तो ये स्टडी है डीएनए सीक्वेंसिंग की। डीएनए में जितनी भी डाइवर्सिटी आती है, पॉपुलेशन में डाइवर्सिटी, जीन्स में डाइवर्सिटी और उनमें होने वाले डिजीज को। तो ये काफी ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि जितनी नई-नई तरीके की डिजीजेस निकल रही हैं, तो उनकी स्टडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो आखिर ये स्टडी कै करेंगे कैसे? तो ये सैंपल्स को कलेक्ट करेंगे, उसके बाद उस पे स्टडी करेंगे। अभी तो बेसिकली ये पायलट प्रोजेक्ट है, ट्रायल बेसिस पे इसे लॉन्च किया गया है। तो अभी इनके सैंपल्स को, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के सैंपल्स को, उनके ब्लड सैंपल्स को कलेक्ट किया जाएगा, उनमें होने वाली सीक्वेंसिंग को एनालाइज किया जाएगा एंड स्टडी की जाएगी। अगर सक्सेसफुल रहा तो इसे वाइड लेवल पे लॉन्च किया जाने वाला है, राइट? और इसमें एक लाइन बोली गई है, वन साइज फिट्स ऑल टू वन जीन एट अ टाइम। एक स्लोगन दिया गया है कि वी शुड मूव फ्रॉम, अभी ये वक्त आ गया है कि हमें वन साइज फिट्स ऑल से मूव करके वन जीन एट अ टाइम पे पहुंचना चाहिए, राइट? क्योंकि इतनी ज्यादा वेरिएशंस, इतने ज्यादा नए नए डिजीज होते जा रहे हैं, नई नई बीमारियां आती जा रही हैं, तो इसलिए इसके लिए स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इस न्यूज से केवल इतना ही है कि ये आखिर है क्या। तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी को स्टडी करेगा, राइट? Moving with the next news, which is very important again, मार्क सेकेंड ए, ये लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है, जिसे शॉर्टकट में ड्यू कहा गया है, ड्यू सिस्टम। भारत ने अभी हाल ही में सक्सेसफुली इस इंडिजिनियसली डेवलप्ड मार्क टू लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन को टेस्ट कर लिया है। कहाँ पे किया है? कुरनूल, आंध्र प्रदेश में किया है। और ऐसा करने वाला भारत बन चुका है चौथा देश। ये काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। जिस तरीके से लेजर रेज निकलते हैं ना, ये लेजर रिलीज करेगा, लेजर टेक्नोलॉजी से पूरी तरीके से लैस है। और ये मिसाइल्स, ड्रोन्स, इन सबको डिटेक्ट करके उन्हें पूरी तरीके से डिसेबल कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, राइट? तो लेजर बेस्ड वेपन सिस्टम है। इसे डेवलप किसने किया है? हमारे यहाँ इंडिया में ही डेवलप हुआ है और डीआरडीओ ने इसे डेवलप किया है, राइट? याद रखिएगा कि इंडिया चौथा देश बन चुका है ऐसा करने वाला। कहाँ पर टेस्ट किया गया है? कुर्नूल, आंध्र प्रदेश में। और ड्यू का फुल फॉर्म डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम, राइट? और क्या बातें हैं? पर्पस क्या है? क्यों इसे लॉन्च किया गया है? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, रैपिड रिस्पॉन्स देता है, एयर में डिफेंस करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। साथ ही ये इंडिया के पाथ को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट अप करेगा इन द फील्ड ऑफ आत्मनिर्भर भारत। क्योंकि ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, तो आत्मनिर्भर भारत को डेफिनिटली ये प्रमोट करेगा। अब मैंने बताया कि इंडिया बन चुका है चौथा देश, तो इसके पहले भी तो 3 देश रहे होंगे, यूएसए, चाइना, रशिया। इन्होंने ऑलरेडी इस टेक्निक को अपने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, टेस्ट किया हुआ है और वो इसका इस्तेमाल भी करते हैं एट प्रेज़ेंट, ठीक है? तो इस न्यूज़ से आपको इतना याद रखना है कि इंडिया चौथा देश बन चुका है। अब इंडिया के पास भी लेज़र वेपन की टेक्नोलॉजी आ चुकी है। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ के साथ, जो कि जुड़ा हुआ है बैट इकोमोन डिवाइस। इंडिया ने सबसे पहला ऑटोमेटेड बैट मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसे शॉर्टकट में कहा गया है बैट इकोमोन डिवाइस, को डेवलप किया है। ये क्या करेगा? ये डिटेक्ट करेगा और बैट की स्पीशीज को क्लासिफाई करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बैट इकोमोन? बैट इको लोकेशन मॉनिटरिंग इसका पूरा फुल फॉर्म है। डेवलप किसने किया है? इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, जो कि बेंगलुरु बेस्ड है, आईआईएचएस, इसने इसे डेवलप किया है। बेसिकली एम इसका यही है कि ये बैट के रिगार्डिंग जितनी भी बैट की स्पीशीज हैं उनको स्टडी करेगा और उन्हें डिटेक्ट करने में काफी हेल्पफुल साबित होगा, राइट? बैट की पॉपुलेशन, उनके लिए क्या जरूरी है, कैसे उनको कंजर्व करना है, इन सब की स्टडी करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है ये डिवाइस। और
ये डिवाइस सनसेट होते ही एक्टिवेट हो जाएगा क्योंकि बैट क्या है, बैट रात में ही हमें दिखते हैं, दिन में तो दिखते नहीं है। तो सनसेट होते ही ये वाली डिवाइस एक्टिवेट हो जाएगी और बैट को ट्रैक करना स्टार्ट करेगी। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू यूनेस्को। यूनेस्को का बायोकॉम प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। कहाँ पर लॉन्च किया गया है? मेडागास्कर में। मेडागास्कर जो कि एक आइलैंड कंट्री कह लो आप, अफ्रीका का आइलैंड कह लो आप। ये क्या करता है बायोकॉम प्रोग्राम? ये लोकल यूथ्स को एम्पावर करने का काम करता है, उन्हें वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग देता है, सस्टेनेबल लाइवलीहुड किस तरीके से वो सस्टेनेबल वे में अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं, उनके बारे में इन्हें बताता है। बायोकॉम इसका फुल फॉर्म है द बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल नेचर रिसोर्स मैनेजमेंट फॉर इंटीग्रेटेड कम्युनिटी डेवलपमेंट। ये इसका फुल फॉर्म है। लॉन्च किसने किया? यूनेस्को ने किया और साथ में कोरिया इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन यानी कि KICO, राइट? इन दोनों ने मिल करके इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है और मोटिव एक ही है कि बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करना है, क्लाइमेट चेंज की स्टडी करनी है और हमें सस्टेनेबल वे में अपनी लाइफ को स्पेंड करना है। अब वो मैप में भी देख लो कि मेडागास्कर कहाँ पर लोकेटेड है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट दिख रहा है, मेडागास्कर यहाँ पर है, इंडियन ओशन में लोकेटेड है, अफ्रीका का आइलैंड है और काफी बड़ा आइलैंड है। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू तंजानिया। एक एक्सरसाइज कंडक्ट की गई और ये सबसे पहली भारत की, अफ्रीका और इंडिया की मैरीटाइम एक्सरसाइज है जिसका नाम है एक्मे 2025। कहाँ पर कंडक्ट हुई? तंजानिया में कंडक्ट हुई। इसलिए कंडक्ट हुई ताकि नेवल कॉपरेशन को ज़्यादा स्ट्रेंथन अप किया जा सके। ये एक्सरसाइज इस एक्सरसाइज में अफ्रीका के 9 देशों ने पार्टिसिपेट किया। कंडक्ट तो तंजानिया में हुआ पर 9 देशों ने पार्टिसिपेट किया। नाउ तंजानिया, जिसकी कैपिटल है डोडोमा, ये लोकेटेड है ईस्टर्न अफ्रीका में, मतलब अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट पे आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हो दर अस सलाम जो कि इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्ट है। तंजानिया की नेबरिंग कंट्रीज़ की बात की जाए तो केन्या, युगांडा, मोज़ाम्बिक, मालावी, ज़ाम्बिया, रवांडा, बुरुंडी और डीआरसी यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये तंजानिया से बॉर्डर शेयर करते हैं। माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका का हाईएस्ट पीक है, वो भी तंजानिया में ही लोकेटेड है। और क्या, यहाँ पे तंजानिया की आप लोकेशन देख सकते हो। तंजानिया की कैपिटल इज़ डोडोमा। यहाँ डीआरसी से ये बॉर्डर शेयर कर रहा है, युगांडा से, केन्या से, ज़ाम्बिया, मालावी, मोज़ाम्बिक। साथ ही आपको यहाँ पर एक लेक मिलेगा जिस लेक का नाम है लेक तंगनेका। ये अफ्रीका की लॉन्गेस्ट लेक है और अगर पूरी दुनिया के हिसाब से आप देखो तो पूरी दुनिया की सेकंड डीपेस्ट लेक है। पूरी दुनिया की फर्स्ट डीपेस्ट लेक कौन-सी हो जाएगी? वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है? तो ये लोकेशन है तंजानिया की। एक्सरसाइज का नाम याद रखना एकिमे, क्योंकि ये पहली एक्सरसाइज है अफ्रीका और इंडिया के बीच, वो भी नेवल एक्सरसाइज है। इसलिए ज़रूरी है हमें याद रखना। एक और आइलैंड ये ज़िंजीबार, ये क्लोव आइलैंड है। यहाँ पर लौंग की खेती की जाती है। अगली जो न्यूज़ है वो जुड़ी हुई है एज टेक रिवॉल्यूशन इन इंडिया से रिलेटेड। इंडिया जो है वो लगातार देख रहा है कि यहाँ पर एज टेक जो राइज़ है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। ये एक नया सेक्टर है बेसिकली जिसमें डिजिटल टूल्स को डेवलप किया जाता है फॉर सीनियर सिटीज़न्स। क्यों? क्योंकि सीनियर सिटीज़न्स में लोनलीनेस, अकेलापन और अगर बुढ़ापा है, उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बच्चों ने उन्हें बाहर कहीं वृद्धाश्रम में रख दिया है, तो काफ़ी ज़्यादा वो ट्रॉमा में जी रहे होते हैं। उसी के लिए एक नया सेक्टर जो कि एज टेक रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है, इंडिया में देखने मिल रहा है और काफ़ी तेज़ी से ये सेक्टर राइज़ कर रहा है। ये क्या करेगा? वर्चुअल कम्युनिटीज़ सीनियर्स के लिए क्रिएट करेगा जहाँ पर वो बातचीत कर पाएँगे, अपनी लाइफ़ के रिलेटेड जो भी उनकी दिक्कत परेशानी है वो शेयर कर पाएँगे। साथ ही रिटायरमेंट के बाद उन्हें एम्प्लॉयमेंट देने का काम ये सेक्टर करेगा। एक सुकून नाम का एआई टूल डेवलप किया गया है जो कि इनके अकेलेपन को दूर करने के लिए जितनी भी पॉसिबल चीज़ें हैं वो कर पाएगा और इस एआई टूल को 100 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस में लॉन्च किया गया है। सो बेसिकली एज टेक रिवॉल्यूशन एक नया सेक्टर है जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए लेके आया गया है अपने भारत में, राइट? मूविंग विद द नेक्स्ट न्यूज़ जहाँ पर हम पढ़ेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन इस साल बिहार कर रहा है। शुरू करते हैं, खेलो इंडिया का जो पहला एडिशन था वो 2018 में खेला गया न्यू दिल्ली में। 2024 में तमिलनाडु ने इसे होस्ट किया और मैस्कॉट था वीर मंगई।
लेकिन 2025 में बिहार इसे होस्ट करने वाला है। बिहार के 5 शहरों में इसे होस्ट किया जाएगा, पटना, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय और गया में। इनॉग्रेटेड इसको इनॉग्रेट कर दिया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स यानी कि डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी के द्वारा। और अब मैस्कॉट भी लॉन्च कर दिया गया। मैस्कॉट क्या है? गज सिम्हा। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो। और पहली बार ऐसा होगा कि बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में ई स्पोर्ट्स को भी इंक्लूड किया जाएगा। थीम रखी गई है स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट एंड हार्ट ऑफ अ लायन। मतलब पावर एलिफेंट जैसी लेकिन दिल लायन जैसा। ऐसा यहाँ पे इसकी थीम रखी गई है। तो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने यहाँ पे सारे बताए हैं, आपको वो सारे याद रखने हैं। मूविंग विद द नेक्स्ट न्यूज़ जो कि एक अवार्ड से जुड़ा हुआ है। हाल ही में ऑर्गेनाइज किया जा रहा था मकाओ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल 2025। कहाँ पर? चाइना में। जहाँ पर आमिर खान को एक अवार्ड से सम्मानित किया गया। उस अवार्ड का नाम है मास्टर ह्यूमर अवार्ड। राइट? तो बस आपको यहाँ से इतना ही याद रखना है, कहाँ पर किस अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। आमिर खान है ये, इमेज में आपको दिख रहे हैं। अगली जो न्यूज़ है वो भी स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई है। 2035 में होने वाला विमेन्स वर्ल्ड कप फुटबॉल का, फीफा वर्ल्ड कप, इसे होस्ट करने वाला है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम 4 पार्ट से मिलकर के बना हुआ है, वेल्स, इंग्लैंड, नॉर्थ आयरलैंड और स्कॉटलैंड। ऐसा पहली बार हो रहा है कि यूके इसे होस्ट करेगा। नाउ फीफा जिसे फॉर्म किया गया था 1904 में, इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिच में है। 2023 और 2027 में कौन होस्ट करेगा आप देख सकते हो। दैट्स इट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।